आज हम पाषाण काल भाग 1 के अंतर्गत इसके अर्थ, इतिहास में इसकी स्थिति, तीनों कालों की समय सीमाएं और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए मानव इतिहास के उस सबसे शुरुआती और सबसे लंबे अध्याय को समझने का ये सफर शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी कहानी को अगर समझना हो तो उसके अलग अलग चैप्टर्स को समझना जरूरी होता है ना? बिल्कुल वैसे ही जब हम इंसानी इतिहास की इतनी लंबी कहानी की बात करते हैं तो इतिहासकारों ने भी इसे समझने के लिए 3 बड़े हिस्सों में बांट दिया है। और जानते हैं इस बंटवारे का आधार क्या है? कोई राजा महाराजा या कोई बड़ी लड़ाई नहीं, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी चीज, लिखने की कला। मतलब क्या उस जमाने का इंसान लिखना जानता था या नहीं? बस इसी एक सवाल पर पूरा इतिहास 3 हिस्सों में बंट जाता है। और ये 3 हिस्से हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हाँ, ये नाम सुनने में शायद थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इनका मतलब बहुत सीधा और सरल है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं कि आखिर इनमें फर्क क्या है। तो सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये इतिहास का वो दौर है जब इंसान के पास कोई लिखने की कला नहीं थी, ना कोई किताब, ना कोई चिट्ठी, ना कोई दस्तावेज। तो सवाल ये उठता है कि फिर हम उस जमाने के बारे में जानते कैसे हैं? जवाब है उन चीजों से जो वो अपने पीछे छोड़ गए, जैसे उनके पत्थर के औजार, गुफाओं में बनाए हुए चित्र और हाँ, उनके कंकाल। ये इतिहास का वो हिस्सा है जिसे हमें बिना शब्दों के सिर्फ सबूतों के आधार पर पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ये एक बड़ा ही रहस्यमयी दौर है। देखिए, इस वक्त तक इंसान ने लिखना तो सीख लिया था, उनकी अपनी एक लिपि थी, पर मजे की बात यह है कि हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं। यानी हमारे पास उनके लिखे हुए संदेश तो हैं, पर वो एक ऐसी पहेली की तरह हैं जिसे सुलझाना अभी बाकी है। और फिर आता है ऐतिहासिक काल, यानी हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ से इतिहास की तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ऐसे लिखित सबूत हैं जिन्हें हम ना सिर्फ पढ़ सकते हैं, बल्कि समझ भी सकते हैं। किताबें, पत्थर पर लिखे लेख, सिक्के, सब कुछ। यहीं से हमें घटनाओं का एक क्लियर और लिखा हुआ रिकॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है। चलिए अब इन तीनों कालों को कुछ ठोस उदाहरणों से जोड़कर देखते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाएं। जब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, तो हम असल में बात कर रहे हैं पाषाण काल की, जो हमारा आज का टॉपिक है। जब हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता, जिनकी लिखावट आज भी एक राज बनी हुई है। और ऐतिहासिक काल, इसकी शुरुआत होती है वैदिक काल से, जहां से हमें वेद जैसे ग्रंथ मिलते हैं, और तब से लेकर आज तक का समय इसी में गिना जाता है। तो अब ये बात साफ हो गई कि हमारा आज का विषय पाषाण काल इतिहास के सबसे पहले दौर यानी प्रागैतिहासिक काल का हिस्सा है। तो अब सवाल ये है कि इस पाषाण काल का मतलब क्या है और ये कब से कब तक चला। आइए अब इस पर गौर करते हैं। पाषाण काल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पाषाण यानी पत्थर। ये मानव इतिहास का वो दौर था जब इंसान की पूरी जिंदगी पत्थर पर ही टिकी थी। अपनी सुरक्षा के लिए, शिकार करने के लिए या अपनी रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका सबसे बड़ा सहारा पत्थर से बने औजार ही थे। यही इस पूरे युग की सबसे बड़ी पहचान है। अब जरा इसके समय पर नजर डालते हैं। ये दौर कितना लंबा था। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में इसकी शुरुआत होती है आज से लगभग 2.5 लाख साल पहले, और ये करीब 2500 ईसा पूर्व तक चलता है। आप अंदाजा लगाइए, अगर इंसान के पूरे इतिहास को हम एक दिन माने तो उसका लगभग 99% समय सिर्फ इसी एक युग यानी पाषाण काल में बीता है। अब जाहिर सी बात है, इतने लंबे समय में इंसान एक जैसा तो नहीं रहा होगा। उसने धीरे धीरे तरक्की की, नई चीजें सीखी। इसीलिए इस बहुत बड़े पाषाण काल को भी हम और बेहतर ढंग से समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटते हैं। ये 3 हिस्से असल में इंसान के विकास की कहानी के 3 अलग-अलग चैप्टर्स हैं। पहला और सबसे लंबा चैप्टर है पुरा पाषाण काल। पुरा का मतलब होता है पुराना और पाषाण का मतलब पत्थर, यानी सबसे पुराना पत्थर का युग। इसे अंग्रेजी में पेलियोलिथिक एज भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड देखिए, ये लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर 10,000 ईसा पूर्व तक चला। जैसा मैंने पहले कहा, मानव इतिहास का लगभग 99% हिस्सा सिर्फ इसी एक काल में बीता है। ये एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है जिसे याद रखना चाहिए।
तो इस लंबे दौर में इंसान की जिंदगी थी कैसी? सोचिए, वो एक खानाबदोश था। मतलब कोई एक ठिकाना नहीं, बस भोजन और सुरक्षा की तलाश में घूमते रहना। वो एक शिकारी था, जिसे हम आखेटक कहते हैं, और साथ ही कंद मूल इकट्ठा करने वाला, यानी खाद्य संग्राहक। उसके औजार बहुत ही साधारण, पत्थर के बड़े बड़े भद्दे टुकड़े, जिन्हें बस थोड़ा बहुत तोड़कर नुकीला बना लिया जाता था। लेकिन इसी दौर में इंसान ने एक ऐसी खोज की जो एक गेम चेंजर साबित हुई, और वो थी आग। आग ने न सिर्फ खाना पकाने में मदद की, बल्कि जंगली जानवरों से सुरक्षा भी दी। और इसी युग के अंत तक हम यानी होमो सेपियंस भी धरती पर आ चुके थे। पुरापाषाण काल के बाद जो दूसरा चरण आया वो है मध्य पाषाण काल। मध्य यानी बीच का। यह दरअसल पुराने और नए पाषाण काल के बीच का एक ट्रांजिशन का दौर था, एक बड़े बदलाव का समय। परीक्षा के नज़रिए से इसकी समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। देखा जाए तो ये पुरापाषाण के मुकाबले काफ़ी छोटा दौर था, लेकिन इसमें जो बदलाव हुए वो बहुत बड़े और असरदार थे। इस दौर की सबसे बड़ी पहचान है इसके औजार। अब वो बड़े और भद्दे पत्थर नहीं थे। इंसान ने छोटे, नुकीले और ज्यादा कारगर औजार बनाना सीख लिए थे, जिन्हें माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण कहते हैं। ये तीर या भाले की नोक पर लगते थे, जिससे शिकार करना पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया। इसी दौर में इंसान ने जानवरों को पालना शुरू किया, और उसका पहला साथी बना कुत्ता। और अब आता है पाषाण काल का तीसरा और आखिरी चैप्टर, नव पाषाण काल। नव यानी नया। ये मानव इतिहास का एक क्रांतिकारी युग था, एक ऐसी क्रांति जिसने इंसान के जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी समय सीमा लगभग 6,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसी काल के खत्म होने के साथ पाषाण युग भी समाप्त हो जाता है और एक नए धातु के युग की शुरुआत की जमीन तैयार होती है। इस युग में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो थी कृषि की खोज। खेती के आविष्कार ने इंसान के लाखों साल पुराने घुमंतू जीवन पर ब्रेक लगा दिया। अब खाना उगाने के लिए उसे एक जगह पर टिकना पड़ा, और इसी जरूरत से बसे दुनिया के पहले गांव। इसी दौर में पहिए का आविष्कार हुआ और मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे। कश्मीर के बुर्जहोम में जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर रहने के जो सबूत मिले हैं, वो भी इसी दौर के स्थायी जीवन का एक बड़ा प्रमाण है। सच कहें तो यहीं से आधुनिक सभ्यता की नींव पड़नी शुरू हुई। तो हमने इन तीनों युगों को अलग अलग तो समझ लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि इंसान के विकास का पूरा सफर हमारी आंखों के सामने आ जाए और सारे जरूरी पॉइंट्स आसानी से याद हो जाए। जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। पहली लाइन है औजार की। देखिए कैसे पूरा पाषाण के बड़े बेडोल पत्थरों से सफर शुरू हुआ, फिर मध्य पाषाण के छोटे और तेज माइक्रोलिथ आए, और आखिर में नव पाषाण में पॉलिश किए हुए और असरदार औजार बनने लगे। अब आहार वाली लाइन देखिए। जो इंसान पहले सिर्फ शिकार और चीजें इकट्ठा करने पर निर्भर था, उसने मध्य पाषाण में पशुपालन शुरू किया और नव पाषाण में खेती को अपना मुख्य आधार बना लिया। यही कहानी हमें आवास में भी दिखती है, गुफाओं में भटकने से लेकर नव पाषाण में स्थायी गांव बसाने तक। और आखिरी लाइन, प्रमुख खोज, इस पूरी कहानी का सार है। पहले आग, फिर पशुपालन और अंत में कृषि और पहिया। अब हम तीनों उपकालों के प्रमुख स्थलों, उनसे प्राप्त साक्ष्यों और उनके भौगोलिक स्थानों का अध्ययन करेंगे। ये एक तरह से हमारे पूर्वजों के छोड़े हुए निशानों पर चलने जैसा है, हजारों साल पीछे जाकर। तो शुरुआत करते हैं कहानी के सबसे पहले अध्याय से, यानी पूरा पाषाण काल से। ये पाषाण युग का सबसे लंबा और सबसे पुराना दौर था। यही वो समय है जब हमें भारत की जमीन पर इंसान के रहने के पहले सबूत मिलते हैं। चलिए उन जगहों को देखते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। मध्य प्रदेश की ये 2 जगहें हमें उस दौर की एक अद्भुत तस्वीर दिखाती हैं। भीमबेटका की गुफाओं को देखिए, दीवारों पर बनी ये तस्वीरें, ये शैलकला कमाल है। ये सिर्फ लकीरें नहीं, बल्कि उस समय के जीवन का आईना है। शिकार के दृश्य, नाच गाना, जानवरों के चित्र, ये सब बताते हैं कि उस समय के लोग सोचते भी थे और कला भी जानते थे। वहीं आदमगढ़ से मिले पत्थर के भारी भरकम औजार उनकी मेहनत और शिकार पर टिकी जिंदगी की गवाही देते हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, एक ऐसी जगह जो इतिहासकारों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। जानते हैं क्यों? जरा सोचिए, एक ही जगह पर आपको सबसे पुरानी परत में
पुरा पाषाण काल के औजार मिले, उसके ठीक ऊपर मध्य पाषाण काल के और सबसे ऊपर नव पाषाण काल के। बेलन घाटी ठीक एक ऐसी अनोखी जगह है। इसी वजह से बेलन घाटी को संक्रमण स्थल कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो हमें मानव विकास की पूरी कहानी परत दर परत एक ही जगह पर दिखा देती है। यहाँ हमें ये साफ साफ दिखता है कि कैसे एक युग खत्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ, कैसे औजारों का रूप बदला और कैसे जीवन जीने का तरीका धीरे धीरे विकसित हुआ। ऐसी जगहें वाकई बहुत खास होती हैं। अच्छा, अब पुरा पाषाण काल से आगे बढ़ते हैं और मध्य पाषाण काल में कदम रखते हैं। इस दौर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब औजार छोटे, हल्के और बहुत ज्यादा नुकीले हो गए। इन्हें सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ कहा जाता था। इतने छोटे कि इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थे में लगाकर तीर कमान या भाले बनाए जा सकते थे। और इससे भी बड़ी बात, इसी दौर में पशुपालन की एक धीमी सी शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और महादाहा हमें बताते हैं कि इंसान अब सिर्फ पत्थर के भरोसे नहीं था, उसने जानवरों की हड्डियों से भी औजार बनाना सीख लिया था जो ज्यादा कारगर थे। महादाह में तो मछली पकड़ने के कांटे और ढेर सारी मछलियों की हड्डियां मिली हैं। मतलब साफ है, अब भोजन के लिए सिर्फ जमीन का शिकार नहीं बल्कि पानी के जीव भी जरूरी हो गए थे। और यहीं पर मानव इतिहास का एक और बड़ा मोड़ आता है, पशुपालन की शुरुआत। राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में हमें भारत में पशुपालन के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। और देखिए, आदमगढ़ में शिकार और पशुपालन दोनों के प्रमाण एक साथ मिले हैं। ये दिखाता है कि बदलाव रातों रात नहीं हुआ। लोगों ने शिकार करना छोड़ा नहीं, बल्कि उसके साथ साथ जानवरों को पालना भी सीख लिया था। और अब हम पहुंचते हैं मानव इतिहास के सबसे बड़े क्रांतिकारी मोड़ पर, नवपाषाण काल। ये सिर्फ बेहतर औजारों का युग नहीं था, ये वो युग था जब इंसान ने पहली बार बीज बोकर फसल उगाना यानी खेती करना सीखा। और जैसे ही खेती शुरू हुई तो एक जगह टिककर रहना जरूरी हो गया, जिससे गांव बसे। फिर अनाज रखने और पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन बने। बस इस एक खोज ने इंसान की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। यहाँ दो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला मेहरगढ़, जो आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला गांव माना जाता है जहां खेती होती थी। यहाँ गेहूं और जौ की खेती के पक्के सबूत मिले हैं। दूसरा है उत्तर प्रदेश का कोलदेहावा, जो चावल की खेती के लिए मशहूर है। माना जाता है कि दुनिया में चावल के सबसे पुराने सबूतों में से एक यहीं मिला है। नवपाषाण काल में भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरह की संस्कृतियां पनप रही थीं। जैसे कश्मीर के बुर्ज़होम में लोग ठंड से बचने के लिए जमीन में गड्ढा खोदकर घर बनाते थे, और यहाँ की कब्रों में मालिक के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया है, जो इंसान और जानवर के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के चिरांद और कर्नाटक के महागढ़ में खेती, पशुपालन और मिट्टी के बर्तनों वाली एक विकसित संस्कृति दिखती है। तो हमने तीनों कालों के प्रमुख स्थलों को देख लिया। अब ऐसा करते हैं, इन सारी जानकारियों को एक साथ रखकर देखते हैं। इससे एक साफ तस्वीर बनेगी और ये समझना आसान हो जाएगा कि वक्त के साथ क्या क्या बदला। साथ ही कुछ ऐसे जरूरी तथ्यों पर भी नजर डालेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर काम आते हैं। ये तालिका एक नजर में तीनों कालों के फर्क को समझाती है। देखिए, बाईं तरफ पूरा पाषाण काल है, जिसकी पहचान है भीमबेटका की कला और भारी पत्थर के औजार। बीच में है मध्य पाषाण काल, जहां हड्डी के औजार और पशुपालन जैसे नए काम शुरू हुए। और दाईं ओर है नवपाषाण काल की क्रांति, मेहरगढ़ की खेती और सबसे खास कोलदिहवा का चावल। ये टेबल इन बदलावों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। इस एक लाइन में बेलन घाटी की पूरी अहमियत छिपी है। ये भारत की इकलौती ऐसी ज्ञात जगह है जहां पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण तीनों युगों के सबूत एक के ऊपर एक क्रम से मिलते हैं। ये जगह हमारे इतिहास की एक जीती जागती किताब जैसी है। अब कुछ बहुत जरूरी तथ्य जिन्हें सीधे सीधे याद रखना है। इंसान ने सबसे पहला जानवर जो पाला वो था कुत्ता, और सबसे पहली फसल जो उगाई गई वो थी जौ। और जैसा हमने अभी देखा, चावल का सबसे पुराना सबूत हमें मिलता है उत्तर प्रदेश के कोलदेहवा से। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमेशा काम आते हैं। इसी तरह कुछ और जरूरी बातें। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना गांव और खेती वाली जगह है मेहरगढ़।
पशुपालन के शुरुआती सबूत मिलते हैं राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। इंसानों के साथ कुत्तों को दफनाने जैसे खास मृतक संस्कार हमें कश्मीर के बुर्जहोम में देखने को मिलते हैं। और तीनों कालों का संगम स्थल होने का श्रेय जाता है बेलन घाटी को। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना है उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये वो खास बातें हैं जो इस पूरे अध्याय का निचोड़ है और आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। तो एक नज़र में पुरापाषाण काल यानी भीमबेटका, आदमगढ़, बेलन घाटी। मध्य पाषाण काल मतलब सराय नाहरराय, महाधा, बागौर और आदमगढ़। नव पाषाण काल की पहचान है मेहरगढ़, कोल्दिहवा, बुर्जहोम और चिरांद। सबसे विशेष स्थल है बेलन घाटी, जहां तीनों काल मिलते हैं। और पहली चीजें कौन सी थीं? पहली फसल जौ, पहला जानवर कुत्ता, पहला चावल कोल्दिवा में और पहला गांव मेहरगढ़। दोस्तों, हमने पाषाण काल से संबंधित सभी बिंदुओं को गहराई से समझा। अब हम विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पाषाण काल से पूछे गए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे और देखेंगे कि 30 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। सबसे पहले हम काल विभाजन और खोज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। भारत में पुरापाषाण काल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुटे। अगला क्वेश्चन है कि नव पाषाण काल की खोज भारत में किसने की? तो नव पाषाण काल की थी लो नियम। अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल की खोज किसने की? तो मध्य पाषाण काल की खोज की थी कार्लाइल ने। किसने की थी? कार्लाइल ने। देखो, अभी हमने तीनों देखे। पुरापाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुटे, मध्य पाषाण काल की खोज कार्लाइल और नव पाषाण काल की खोज लो नियम। अगला क्वेश्चन है कि पाषाण काल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पाषाण काल के तीनों चरणों का क्रम क्या है? तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले पुरापाषाण काल, इसके बाद मध्य पाषाण काल और इसके बाद नव पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है कि पाषाण काल का सबसे प्राचीन भाग कौन सा था? तो सबसे पहले क्या था आपका? पुरापाषाण काल। आगे चलते हैं कि क्वाड्राइट मैन किसे कहा जाता है? तो पाषाण काल के वह व्यक्ति जो क्वाड्राइट पत्थरों के औजार बनाते थे उन्हें कहा जाता है क्वाड्राइट मैन। अगला क्वेश्चन, पाषाण काल के लोग मुख्यतः कहाँ रहते थे? तो पाषाण काल के लोग मुख्यतः गुफाओं में रहते थे। अगला क्वेश्चन है कि पाषाण काल में वस्त्र किससे बनते थे? तो पाषाण काल में जो वस्त्र हैं वो पशुओं की खाल से बनाए जाते थे। पशुओं की खाल से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि पुरापाषाण काल में मुख्य भोजन क्या था? पुरापाषाण में मुख्य भोजन मांस, फल, शहद और जो खाने योग्य पेड़ पौधों की जड़ें होती थी वह सब। अब हम जीवन शैली और समाज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पाषाण काल के लोग मुख्यतः कहाँ रहते थे? ये रिपीटेड है, अभी पढ़ा अपन ने, गुफाओं में रहते थे। पाषाण काल में वस्त्र किसके बने होते थे? ये भी रिपीटेड है, शुद्ध पशुओं की खाल से बने होते थे। पुरापाषाण काल में मुख्य भोजन क्या था? यह भी रिपीट हुआ है, मांस, फल, शहद, जड़ें। नव पाषाण काल में पहला पालतू कौन माना जाता है? तो नव पाषाण काल में जो सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ते को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बुर्जहोम के निवास स्थल किस प्रकार के पाए जाते थे? तो ये सर्दी से बचने के लिए गड्ढों के अंदर घर बनाते थे, यानी कि हम भूमिगत गड्ढों में बोल सकते हैं। अब हम औजार और तकनीकी खोजों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पुरापाषाण काल के मुख्य औजार किसके बने होते थे? पुरापाषाण काल के औजार पत्थरों के बने होते थे। मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थर के औजारों को क्या कहते थे? तो मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि नव पाषाण काल के औजारों की विशेषता क्या थी? तो नव पाषाण काल के औजार उनको घिसकर पॉलिशदार बनाया जाता था। घिसकर पॉलिशदार बनाया जाता था, यानी कि पुरापाषाण काल में सबसे पहले पत्थरों के हेवी हथियार होते थे, हस्त कुठार जैसे। इसके बाद मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ और नव पाषाण काल में घिसकर पॉलिशदार बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि मानव ने पहली बार आग का उपयोग किस लिए किया?
तो मानव ने जो पहली बार आग का उपयोग किया वो मांस को पकाने के लिए यानी कि खाना पकाने के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है कि पहिए की प्रचलन को किस युग का संकेत माना जाता है? तो पहिए की प्रचलन को पहिए की शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल में। पहिए की शुरुआत कब हुई थी? नवपाषाण काल में। अब हम स्थल गुफाओं और चित्रकला से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। भारत में सबसे प्राचीन चित्रकला का केंद्र कौन सा माना जाता है? तो इसका सही आंसर है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? तो नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है आपका मेहरगढ़। नवपाषाण काल से संबंधित है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पल्लवरम स्थल किस काल से संबंधित है? तो पल्लवरम स्थल पुरापाषाण काल से संबंधित है और यहीं पर रॉबर्ट ब्रूस फुटे को सबसे पहले हस्त कुठार मिला था। पल्लवरम चेन्नई के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि, पशुपालन और जीवन परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। भारत में प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कोल्डिवा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की बेलन घाटी में पड़ता है। नवपाषाण काल में मानव ने मुख्यतः क्या आरंभ किया था? तो नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन, चूंकि पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हो चुकी थी, लेकिन सही रूप से पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल से ही मानी जाती है। मनुष्य ने पहली बार स्थायी बस्तियां कब बसाई? तो नवपाषाण काल में। स्थायी बस्तियां कब बसाई थी? नवपाषाण काल में। ऋतु आधारित कृषि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं हमारे मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत। भारत में नवपाषाण क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पे पाषाण काल से संबंधित जो स्थल है वह है मेहरगढ़, जो कि भारत में नहीं पाकिस्तान में स्थित है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये भारतीय उपमहाद्वीप के सापेक्ष में पूछा जा रहा है, तो सही आंसर होगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल में औजार किस तकनीकी से बनाए जाते थे? तो नवपाषाण काल में पत्थरों को घिसकर पॉलिशदार बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के बर्तनों का नियमित उपयोग किस काल से आरंभ हुआ? तो मिट्टी के बर्तनों का जो नियमित उपयोग है वो नवपाषाण काल से आरंभ हुआ। आपको फिर से 2 पॉइंट याद रखना है कि पशुपालन की शुरुआत और मिट्टी के बर्तन बनाने की जो शुरुआत है वो मध्यपाषाण काल से हो गई थी, लेकिन सही ढंग से पशुपालन की शुरुआत और सही ढंग से मिट्टी के बर्तन को बनाने की जो कला है उसकी शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें